नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोविड की ज्यादातर पाबंदियां अब हटा दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू को भी पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब राज्य में जिम, थिएटर, मॉल पूरी तरह से खुल सकेंगे, पूरी कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्टेडियम भी पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। 1 मार्च से राज्य के सभी आंगनबाड़ी सेंटर्स भी खोलने का आदेश अब जारी कर दिया गया है। तो जो पाबंदियां अब तक कोविड को लेकर लगी थी, उन सब में ढील दी गई है। अब पूरी क्षमता के साथ हम आपको बता दें कि जो होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, वो खुल सकेंगे। कोई पाबंदी इन पर नहीं होगी। स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्टेडियम भी पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिसका इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था कि कोविड के नियमों में ढील दी जाए, और ये एक अच्छी खबर के तौर से हम देख सकते हैं कि अब पूरी तरह से ढील है। आप जिम, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल सब खुल पाएंगे, स्टेडियम खुल पाएंगे, जिससे खिलाड़ी वहां पर जा सके। तो थोड़ी सी राहत की सांस अब लोगों के लिए। बिल्कुल नीलू, और कहीं ना कहीं एक सरकार पर एक दबाव था होटल संचालकों का, व्यवसायियों का, रेस्टोरेंट संचालकों का, क्योंकि डाइनिंग के साथ वो अभी भी अपने रेस्टोरेंट नहीं खोल पा रहे थे। इससे उन्हें बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा था। हालांकि इस बीच जो कोविड की रफ्तार कम हुई, थर्ड वेव की जो रफ्तार कम हुई, उससे भी सरकार ने राहत की सांस ली और स्कूल वगैरह पहले खोल दिए गए थे। लेकिन अभी भी जो स्विमिंग पूल है, वाटर पार्क हैं, राजनीतिक रैलियां हैं, धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। ये सारे कार्यक्रम केवल कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही संचालित किए जा सकेंगे। प्रशासन, शासन की अनुमति से ही संचालित किए जा सकेंगे। लेकिन दूसरी ओर नीलू, अगर अभी भी हम देखें कि राज्य में अभी भी कोविड के केस पूरे प्रदेश भर से मिल रहे हैं। कल भी हमने देखा कि 250 के आसपास कोविड के नए केस राज्य में आए। 4000 के आसपास कोविड के केस अभी भी एक्टिव हैं। और दूसरी ओर जो मौतों का जो आंकड़ा है कोविड से, वो अभी भी बरकरार बना हुआ है। 1 जनवरी से और अभी तक इन 47 से 48 दिनों की अगर मैं बात करूं, तो राज्य में 243 के आसपास कोविड से मौतें हुई हैं। यानी कि एक दिन में एवरेजन 5 मौतें अभी भी कोविड से हो रही है। तो कहीं ना कहीं खतरा अभी बना हुआ है। हालांकि लोगों को सुविधाएं, सहूलियतें दे दी गई हैं, जो तमाम प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए हैं। लेकिन ये अलर्ट अभी भी रहेगा कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जब भीड़भाड़ वाली जगहों पर निकले तो मास्क के साथ निकले। ये दिशा निर्देश शासन की ओर से जारी किए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो नाइट कर्फ्यू हटाया गया है, जो तमाम प्रतिबंध हटाए गए, उससे लोगों ने राहत की सांस ली है। बिल्कुल, सुविधाएं और सहूलियत दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब लोगों को इसको लेकर जागरूक रहना होगा, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। मामले अभी भी प्रदेश में आ रहे हैं। इसलिए आप जब भी निकले तो पूरी सेफ्टी के साथ निकले, यही हम अपील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। और विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद लगातार जीत के दावे हो रहे हैं। अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में सीएम पद पर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी लगातार बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि चुनाव में हरीश रावत कमांडर थे और हरीश रावत ही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। प्रदीप टम्टा ने कहा कि राज्य में कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है। लड़ाई में जो सेनापति होता है, यश और अपयश दोनों का वो भागीदार होता है। तो ये इस चुनाव अभियान के कमांडर इन चीफ हरीश रावत जी थे, अभी भी है। और कांग्रेस की सरकार बन रही है, जीत रही है, तो जो ताज है वो उन्हीं के चेहरे पे आएगा। तो इसलिए मैं तो कहीं विवाद नहीं देखता हूँ कि कांग्रेस में हरीश रावत जी के अलावा कोई अन्य विकल्प है। और कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसे निभाया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और कांग्रेस चुनाव में 40 से 45 सीटें जीतेंगी और सरकार बनाएगी। प्रीतम सिंह ने यह भी बात अपने विधानसभा क्षेत्र चक्राता से लौटने की बात कही है। कि 40 और 45 के बीच में जो है सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब जब जो जिम्मेदारी सौंपी, उसका निर्वहन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास किया है। और जो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो सबको मान्य होगा। जिसको भी बागडोर मिलेगी, सब लोग जो है उनके साथ खड़े होकर के प्रदेश के अंदर
मजबूत सरकार और जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरी करने वाली सरकार हम चलाना चाहेंगे। और उत्तराखंड बीजेपी में वोटिंग के बाद जबरदस्त कलह मची हुई है। निशाने पर बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ही हैं। लक्सर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने कौशिक पर उन्हें हराने के लिए काम करने का आरोप लगा दिया था और अब संजय गुप्ता ने दूसरे दिन भी मदन कौशिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संजय गुप्ता ने मदन कौशिक की संपत्ति की जांच की मांग की और कहा कि मदन कौशिक के कारनामे सबके सामने आने चाहिए। संजय गुप्ता ने अपने पक्ष में हरिद्वार जिलाध्यक्ष का लेटर भी दिखाया जिसमें 9 फरवरी को 4 नेताओं को पार्टी से निकाला था और संजय गुप्ता का कहना है कि इन लोगों ने मदन कौशिक के कहने पर उनके यानी कि संजय गुप्ता के खिलाफ काम किया और लक्सर में पार्टी को हराने का काम किया। हालांकि ये सब कुछ तब हो रहा था जबकि नतीजे आने में अभी लंबा वक्त है। और विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद बीजेपी में अब जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। बीजेपी की चिंता यह है कि उत्तराखंड में मचे इस बवाल को जल्द शांत नहीं किया गया तो फिर पड़ोसी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी इसका उल्टा असर दिख सकता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 14 फरवरी को हो चुकी है, लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी में अभी भी 5 चरण का चुनाव बाकी है और यही उत्तराखंड बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गया है। हरिद्वार जिले की लक्सर सीट से सिटिंग विधायक और प्रत्याशी संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भीतरघात के जो गंभीर आरोप लगाए उसकी आग उधम सिंह नगर से होते हुए चंपावत जिले तक पहुँच गयी। काशीपुर सीट से सिटिंग विधायक हरभजन चीमा, चंपावत से सिटिंग विधायक और कैंडिडेट कैलाश गहतोड़ी ने भी पार्टी पदाधिकारियों पर भीतरघात का आरोप लगा दिया। अब बीजेपी को डर ये है कि ये आग यूपी तक पहुंची तो वहां चल रहा चुनाव इससे प्रभावित हो सकता है। माननीय विधायकगणों ने जो अपनी बात को रखा है ये अभी सार्वजनिक करने की बात ही नहीं थी, क्योंकि ये करना भी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आपको अपनी बात को रखना है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रख ले तो उचित होता। किंतु जिस तरह से जो उन्होंने कहा है मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके मन में जो कुंठा रही होगी इस बात को लेकर के उन्होंने कुछ कहा होगा। किंतु ये आरोप सीधा सीधा लगाना प्रदेश अध्यक्ष जी पर ये बड़ा दुखदायी विषय है, चिंतन का विषय है और इसमें पार्टी इसमें संज्ञान मिलेगी। बीजेपी में अंगारे फूट रहे हैं तो कांग्रेस इस मुद्दे को खूब कैश करा रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी की हताशा है क्योंकि उनकी सरकार जा रही है और हार के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके बयान आ रहे हैं उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि विदाई तय है। अब ये वैसे भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस अंदरूनी मामला जो है इससे भाजपा को निपटना है, लेकिन ये संकेत जो है दे दिए हैं कि भाजपा जा रही है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी प्रदेश नेतृत्व से लेकर सेंट्रल लीडरशिप भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर इंटरनल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के बाद बीजेपी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर सकती है, लेकिन वोटिंग के बाद सिर्फ फुटअव्वल ने बीजेपी की मुश्किलें जरूर कई गुना बढ़ा दी हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के सभी नेताओं और प्रत्याशियों से संयम बरतने की अपील की है। धामी ने कहा है कि सबने चुनाव लड़ा और सभी का साथ मिला। साथ ही धामी ने कहा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीजेपी की सरकार बन रही है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सभी हमारे प्रत्याशी हों चाहे हमारे पदाधिकारी हों, सभी लोग संयम बरतेंगे और कहीं ऐसी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात है। पूरे संगठन के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सब ने, हमारे बूथ अध्यक्षों ने, पन्ना प्रमुखों ने, सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से चुनाव लड़ा है। हम जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सभी लोग संयम भी बरतेंगे और मैं समझता हूँ छोटी बातें हैं, सब हो जाएगा, निपट जाएगा। और 5 राज्यों के साथ उत्तराखंड चुनाव के नतीजे भी अब 10 मार्च को आएंगे, लेकिन ये नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के कुछ खास उम्मीदवारों के लिए बेहद खास होंगे। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
10 मार्च को चुनावी नतीजों पर देश भर की नजरें हैं और 70 पार के नेताओं के लिए बड़ी परीक्षा का दिन है। बीजेपी में 70 की उम्र पार कर चुके 2 नेता हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो जबकि कांग्रेस में 81 साल के हीरा सिंह बिष्ट समेत 6 नेता 70 पार के हैं। अब बीजेपी में 75 साल के बाद रिटायरमेंट का घोषित नियम है, तो कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऐसे में प्रत्याशियों पर नजर डालते हैं जो की 70 के पार के। बीजेपी से 2 प्रत्याशी 70 पार के। डीडीहाट सीट पर 71 साल के बिशन सिंह चुभाल, तो कालाढूंगी में 70 साल के बंशीधर भगत। कांग्रेस की बात करें तो वहां लालकुआं सीट पर 73 साल के हरीश रावत, जागेश्वर में 77 साल के गोविंद सिंह कुंजवाल, रायपुर सीट पर 81 साल के हीरा सिंह बिष्ट, कोटद्वार में 72 साल के सुरेंद्र सिंह नेगी, नानकमत्ता में 72 साल के गोपाल सिंह राणा और धर्मपुर में 72 साल के दिनेश अग्रवाल के साथ बाजपुर में 70 साल के यशपाल आर्य भी शामिल है। पार्टी हित में काम करता रहा हूँ, करूँगा, वर्किंग क्लास के मजदूरों के लिए करता रहा, किसान करता रहा। देखिए, राजनीति में कोई चीज़ अंतिम नहीं होती, जीवन में कोई चीज़ अंतिम नहीं होती है, मगर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उत्तराखंड जिन मूल्यों को लेकर बना, जिन बातों को लेकर के बना, सोच को लेकर के, उस सोच के लिए और उत्तराखंडियत का जो रोड मैप मैंने 2014-15-16 में लेट डाउन किया, उस रास्ते पर उत्तराखंडियत को आगे ले चलने के लिए ये समय के हिसाब से अंतिम अवसर है। वैसे 5 राज्यों की बात करें तो सबसे उम्रदराज नेता 94 साल के प्रकाश सिंह बादल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में भी उम्रदराज नेताओं के मैदान में आने से साफ है कि सियासत में उम्र की सीमा और बंधन दूर दूर तक नहीं है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी और देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और रामनगर कॉर्पोरेट पार्क में बसे आम डंडा खत्ते में मूलभूत सुविधाएं न देने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारत सरकार के वन सचिव, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, अन्य जीव संरक्षक, उत्तराखंड सरकार, कॉर्पोरेट पार्क निदेशक समेत बिजली विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 6 हफ्तों के भीतर सभी को जवाब फाइल करने का आदेश दिया और कोर्ट ने पूछा कि बिजली, पानी और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधा देने पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। दरअसल 2015 में आम डंडा खत्ते में बिजली और पानी का सर्वे हो गया है। रामनगर का आम डंडा खत्ता जो वनग्राम है, वहाँ के ग्रामीणों को विद्युतीकरण और पेयजल के लिए पिछले कई वर्षों से प्रशासनिक हीलो हवाली का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे धनराशि आवंटन के बावजूद और संयुक्त निरीक्षण के बावजूद अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, जिस कारण अंधेरे में यहाँ के बच्चों को रहना पड़ता है और उसके अलावा पेयजल की लाइन भी यहाँ नहीं बिछ पाई है, जिस कारण पानी लेने के लिए ग्रामीणों को बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता है और वन्य जीवों का खतरा भी लगातार बना रहता है। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद आज भारत सरकार के वन सचिव और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, डायरेक्टर कॉर्बेट, जिलाधिकारी नैनीताल, सीडीओ नैनीताल, इन सब अधिकारियों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह में इनको इस मामले में जवाब दायर करने के लिए आदेश किया है, ताकि उसके बाद इस मामले पर निर्णय लिया जा सके। और उत्तराखंड में औली के स्कीइंग स्लोप पर स्कीइंग का अभ्यास करने देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। 2021 में स्कीइंग में गोल्ड मेडल जीतकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करने वाले हिमाचल प्रदेश की बेटी आंचल ठाकुर भी स्कीइंग करने पहुंची और जमकर स्कीइंग स्लोप पर अभ्यास किया। हम आपको बता दें कि स्कीइंग में गोल्ड मेडल जीतने पर आंचल ठाकुर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हौसला अफजाई वो पहले कर चुके हैं। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 16 वर्ग की बालिकाओं के ट्रायल लिए गए, जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों से 34 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने ट्रायल में जमकर पसीना बहाया। चयनकर्ताओं ने ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 16 खिलाड़ियों का चयन किया। उत्तराखंड की टीम गठित की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि चयनित टीम लखनऊ में 27 फरवरी से 3 मार्च तक होने वाली राष्ट्रीय बालिका सब जूनियर प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। 3 मार्च तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका अंडर 16 चैंपियनशिप आयोजित होनी है। उसका आज ये चयन ट्रायल किया जा रहा है। पूरे प्रदेश की खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं और जो भी चयन होगा, चयनित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर लगाने के उपरांत 26 तारीख को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ की सारी बालिकाएं प्रतिभाग करने के लिए रवाना हो जाएंगी। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।
और पिछले एक महीने से उत्तराखंड में परिवहन निगम की 300 बस इलेक्शन ड्यूटी में लगाई गई थी, जिसकी वजह से रोजाना यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब आज से उम्मीद की जा रही थी कि रोडवेज को अपनी बस सेवा फिर से सुचारू रूप से संचालित कर पाएगा। वैसे बसों के अधिग्रहण की वजह से रोजाना 60 लाख तक का नुकसान परिवहन निगम को उठाना पड़ रहा है। में हमारी लगभग जो है 80% गाड़ियां चुनाव में गई, निगम की और कुछ अनुबंधित साधारण बसें। तो दिक्कतें आई, लेकिन अब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे चुनाव से गाड़ियां वापसी आएंगी तो तैसे जो है संचालन सुचारू रूप से चल जाएगा। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।